आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क आज गम में है क्योंकि तमिलनाडु में पेश आए फजाइया के हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मौत की तस्दीक हो गई है। हिंदुस्तानी फजाइया के जरिए किए गए एक ट्वीट में यह जानकारी दी गई और बताया गया कि जनरल बिपिन रावत और उनकी बीवी के अलावा 13 अफराद की हादसे में मौत हुई है। यानी जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया और इसके अलावा 11 और लोगों की मौत हुई है। कुल मिलाकर इस हादसे में 13 अफराद हलाक हुए हैं। जनरल बिपिन रावत की मौत की खबर सामने आते ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के जरिए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया और इस हादसे पर गम का इजहार किया है। हिंदुस्तानी फजाइया का एक हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में कोयम्बटूर सूलूर के दरमियान हादसे का शिकार हो गया है। इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनका स्टाफ और कुंबे के अफराद सवार थे। इस हादसे पर अब इंक्वायरी सेटअप की गई है। इसकी जांच की जाएगी कि आखिर यह हादसा किस तरह से पेश आया। हालांकि मुल्क में इससे पहले भी इस तरह के बड़े हादसा हो चुके हैं, लेकिन सुबह दोपहर जैसे ही इस हादसे की खबर मिली उसके बाद से ही एक गम का माहौल था। लेकिन जब इंतजामिया और फजाइया की जानिब से तस्दीक कर दी गई कि जनरल बिपिन रावत का इंतकाल हुआ, इस हादसे में वो नहीं बचे, तो उसके बाद से एक गम का माहौल है। चार जानिब से खिराज अकीदत पेश की जा रही। बहुत खास मेहमान है। यह हादसा आखिर किस तरह से पेश आया, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कमांडर जीजे सिंह साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, कर्नल टीपी त्यागी साहब भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी इस डिबेट में मेरे साथ हैं। ब्रिगेडियर तरुण मदान जी जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले कर्नल टीपी त्यागी साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सर, बहुत गम का मौका है, दुखद खबर है। सीडीएस और मुल्क के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी अब हमारे दरमियान नहीं रहे। जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब कहीं जाकर होता है चमन में दीदावर पैदा। एक ऐसे ही दीदावर जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, 43 साल की सर्विस, और जिन्होंने इतने सारे काम किए जिन्हें लकीर से हटके बताया जा सकता है। सबसे बड़ा काम तो उनका तब पब्लिक के सामने आया जब उन्होंने ऑपरेशन ऑल आउट प्रारंभ की। उस ऑपरेशन ऑल आउट में एक इस किस्म का समन्वय और विश्वास पैदा हो गया कश्मीर के लोगों में, और वहां के युवाओं को फौज में भर्ती कराया गया कि 370 हटने के बाद सिचुएशन नॉर्मल लगने लगी। उन्होंने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी कि IBG इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का प्रस्ताव रखा। पूरी 3500 किलोमीटर लंबी हमारी सरहद जो चाइना के साथ है, उसमें किसी भी लोकेशन के ऊपर फौज को कम से कम समय में ले जाया जा सके विद मिनिमम रिएक्शन टाइम। इसके लिए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाए गए जिनमें दांत ज्यादा थे और पूंछ कम थी। उन्होंने ही जब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब उन्होंने और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने, इन लोगों ने इन टेंडम काम किया, और ये दोनों ही उत्तराखंड के थे। और इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक में 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर की लंबाई में अपने लोगों को तैयार करके, कितनी ट्रेनिंग और कोऑर्डिनेशन रहा होगा कि वो गए, सर्जिकल स्ट्राइक की और वापस आ गए। इनके कामों की तो कोई फहरिस्त खत्म नहीं होगी, लेकिन इनका जाना न केवल देश के पूरी फौज के लिए बल्कि देश के लिए भी एक अपूर्णीय क्षति है। बिकॉज दिस जनरल, इन्होंने चक्षु खोले कि आने वाले समय में अब कन्वेंशनल वार से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वारफेयर, स्पेस वारफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और बायोलॉजिकल वारफेयर। एक बड़ा कोइंसिडेंट है जिससे मुझे बड़ा शक लग रहा है कि एक दिन पहले ही उन्होंने ये कहा था कि ये जो ओमिक्रॉन वायरस है
it appears to be the beginning of biological warfare. ये स्टेटमेंट के बाद हमारे कुछ पड़ोसियों के कान खड़े हो गए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी वजह से या किसी और वजह से इस हेलीकॉप्टर हादसे में कोई साजिश हुई हो, क्योंकि वेदर की वजह से इस हेलीकॉप्टर का क्रैश होना अनलाइकली है, बिकॉज द डिस्टेंस वाज जस्ट अबाउट 15 किलोमीटर और कैपेबिलिटी के हिसाब से भी डबल इंजन का हेलीकॉप्टर और उस हेलीकॉप्टर में सभी तरह के चेकिंग जो शुरू किए गए थे, जो करीब जमीन से 2 किलोमीटर ऊपर तक उड़ान भर सकता है। नीलगिरी हिल्स जो वहां पे थे वो तो करीब केवल 1 किलोमीटर ऊंचाई के थे, लिहाजा वो भी प्रॉब्लम नहीं। और इसकी कैपेसिटी 25 लोगों को बिठाने की थी, इसमें तो केवल 14 थे। तो मीन्स कि टेक्निकल बिल्कुल टेक्निकल डिफॉल्ट है, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये हादसा पेश आया या फिर इसके पीछे कुछ और कारफरमा है, क्योंकि अब इंडियन एयरफोर्स ने एक टीम भी सेटअप कर दी है, इंक्वायरी भी इसकी होगी और सच्चाई एक तरह से सामने आ जाएगी कि इसके पीछे आखिर क्या कुछ कारफरमा है। मैं कमांडर जीजे सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा। बहुत सी चीजें यहां पर कर्नल टीपी त्यागी साहब ने जीजे सिंह जी बताई हैं, लेकिन सर सवाल ये उठता है कि एक इतना बड़ा वीवीआईपी पूरे मुल्क का सीडीएस और उसके साथ इस तरह का हादसा पेश आ जाता है, आपको क्या लगता है कहां पर चूक हुई, गलती कहां पर या कमी कहां पर रह गई होगी? देखिए अब वो ऐसे है कि जब ऐसी फ्लाइट जाती है तो पहले तो कुछ एको आ रहा है, आप उसको ठीक करवा दीजिए। जी जी। हाँ, कि पहली बात ये कि जो हेलीकॉप्टर होता है, जो फ्लाइट उड़ने से पहले उसकी पूरी जांच की जाती है, तो मैं कोई ऐसा शक नहीं मुझे कि उनकी जांच में कोई चूक रह गई हो। दूसरी बात ये कि ये जो हेलीकॉप्टर था एक बहुत दमदार हेलीकॉप्टर जो कि लेटेस्ट हमारी एयरफोर्स की इन्वेंट्री के अंदर है और मॉडर्न है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है और रिलायबल जो है हेलीकॉप्टर रहा है। और दूसरी बात, इनको चलाने वाले जो पायलट थे वो भी सबसे ज्यादा प्रोफेशनल जो होते हैं हमारे, जैसे कहा जाता है कि हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट है वो दे आर सेकंड टू नन, वो किसी से कम नहीं, 2 नंबर पे कहीं नहीं, दुनिया में सबसे माने हुए जो पायलट्स हैं जी। और साथ में ये कि जो हेलीकॉप्टर को चलाने वाले कैप्टन थे वो उसी स्क्वाड्रन के जिसका ये हेलीकॉप्टर था उनके कमांडिंग ऑफिसर थे। तो ये 2 चीजें साफ हो जाती हैं। तो तीसरी बात ये कि उस टाइम जैसे कि मैं बेंगलोर में हूं और बेंगलोर में हमने देखा है कि पिछले कई दिनों से बहुत ही डिप्रेशन, बे ऑफ बंगाल के अंदर जो साइक्लोन की पहले चेतावनी आई थी और साथ में एक डिप्रेशन रहा है, यहाँ रेन मौसम बहुत खराब रहा है और साथ ही जो ऊटी लगती है हमारी, जो वेलिंगटन और कनूर है, वहां की पहाड़ी के ऊपर काफी बारिश होती रही है और हो रही थी उस टाइम, सुनने में आ रहा है जबकि ये क्रैश हुआ, और साथ में कुछ बादल भी थे। तो हो सकता है कि ये जो है मौसम की वजह से, कुछ पुअर विजिबिलिटी की वजह से एक्सीडेंट हुआ हो। साथ में मैं इस चीज को रूल आउट नहीं करता कि कोई टेक्निकल ग्लिच भी हो सकती है, क्योंकि आफ्टर ऑल कुछ भी हो, एक फ्लाइंग मशीन है, ये तो मशीन उड़ा रहे हैं ना, कभी भी किसी टाइम भी बड़ी से बड़े स्पेस क्राफ्ट के अंदर भी टेक्निकल ग्लिच आ जाती है। बहुत मजबूत जो एयरलाइनर होते हैं उनके अंदर भी कोई ना कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाती है। तो ये इसकी संभावना तो अभी सिर्फ बोर्ड ऑफ इंक्वायरी ही साफ करेगा, मगर बिल्कुल इसके साथ में मैं ये भी कहूंगा कि दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि वहां पे टेक्निकल ग्लिच हो गई और साथ में मौसम की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया, जब उस टाइम बादल भी कभी कभी, ये जो एरिया है जहां पे जहाज गिरा है वो बिल्कुल फॉरेस्टेड एरिया है, बिल्कुल जंगली इलाका है और साथ में वहां पे वो टी प्लांटेशन, उनके बाग हैं और पूरा ग्रीनरी है। और हो सकता है कि उस टाइम कोई टेक्निकल ग्लिच हुआ जहां साथ में कोई
पुअर विजिबिलिटी हुई, तो दोनों को मिला के पायलट था उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। और जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, मैं ये बहुत ही अहम बात है कि आम करके जब एक्सीडेंट हेलीकॉप्टर का होता है या कोई टेक्निकल ग्लिच होती है, तो वो आकर कहीं पहाड़ों, ये जो प्लेन्स होते हैं, जहाँ कोई पहाड़ होता है, जहाँ कोई जगह मिलती है, वहां पे आके बैठ जाते हैं। उनका जो विंग्स होते हैं, पंखे होते हैं, वो ट्विस्ट हो जाते हैं। और जहाँ उसकी जो बॉडी बिल्कुल इसी पर मैं ब्रिगेडियर तरुण मदान जी, जो बात यहाँ पर कर्नल टीपी त्यागी जी ने और जीजे सिंह साहब ने बताई, इसी के आगे, क्योंकि जिस तरह से जीजे सिंह साहब ने कहा कि इस एरिया की, इस रीजन की बात करें जहां पर पहाड़ी एरिया था, इसकी वजह से भी क्या हादसे के चांसेस बढ़ सकते हैं? क्योंकि कई इससे पहले हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट के ऐसे हादसे हुए जो पहाड़ी रीजन में गए और वहां पर टकराने की वजह से इस तरह के हादसे हुए हैं। जी बिल्कुल संभावना जरूर रहती है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा लंबा उड़ान का समय नहीं था सुरूर एयरबेस से और नीलगिरीज में या वेलिंगटन जहां वो जा रहे थे जी। और इसके साथ साथ सारी जो मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है उसको भी जानकारी ली जाती है उड़ान भरने से पहले, और इस फ्लाइट सेफ्टी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अगर हल्का सा भी ऐसा अनुमान होता है कि मौसम ठीक नहीं है तो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है, स्पेशली विद द वीवीआईपी ऑन बोर्ड। तो चांसेस कम है, लेकिन जैसा कि मेरे दूसरे कोलीग कह रहे हैं, बिल्कुल संभावना जरूर है कि हो सकता है दोनों चीजें हो गई हों। और जैसे टेक्निकल जांच की बात करते हैं, वीवीआईपी चेक्स हमेशा होते हैं। नॉर्मल अगर वीआईपी नहीं भी है हेलीकॉप्टर में तो भी जो है एक नॉर्मल रूटीन में वो चेक्स होते हैं। हेलीकॉप्टर जब फ्लाइंग करके आता है, उसकी लिमिटेड आवर्स ऑफ सर्विसिंग होती है, उसकी सर्विस ड्यूरेशन स्पेसिफाइड होती है, दोबारा उड़ने से पहले उसके चेक्स होते हैं। और खासकर जब वीआईपी है बोर्ड ऑन बोर्ड, तो वीआईपी चेक भी जरूर होता है। अब ये कहना इस समय भी मुश्किल है, जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी तो मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली वो कोई टेक्निकल फॉल्ट थी या मौसम था, या जैसे मेरे दूसरे कोलीग कह रहे हैं कि कुछ मिला जुला के कुछ बात हो गई है। तो नहीं, बिल्कुल। अब सच्चाई जो है इस हादसे के पीछे क्या है, वो तो इंक्वायरी के बाद और जांच पड़ताल के बाद ही सारी चीजें सामने आएंगी, हकीकत सामने आएगी। मैं कर्नल टीपी त्यागी जी, सर, क्योंकि चीन से हमेशा हिंदुस्तान का एक टकराव रहता है, और अगर जब चीन की बात होती है तो जनरल बिपिन रावत जी चीन बॉर्डर पर बहुत रहे, नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने लंबा वक्त गुजारा था। जी, चीन में बहुत रहे, यही कारण था कि जो कैलाश रेंज में ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, दुलुंग हिल, मगर हिल, इन सब को हमने कब्जा लिया था, हिंदुस्तान ने कब्जा लिया था, और चाइना छटपटा गया था मोल्डो गैरिजन के अंदर। खैर, उसके बाद जब हमने दिया तो ये जनरल रावत का ही कमाल था कि उन लोगों को, चाइना को, जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, उसे अपने बंकर्स, अपने पिल बॉक्सेस, अपने रडार इंस्टॉलेशन, अपने सर्विलेंस सिस्टम खुद तोड़ने पड़े। ये दुनिया ने देखा, खुद वो तोड़ के फिंगर 4 से फिंगर 8 तक गया। तो ये दिस वाज द टैक्टिक्स की कम से कम एक दफा इस सुपर पावर बनने वाली कंट्री को ये दिखा दिया दैट यू विल हैव टू डेमोलिश योर ओन कंस्ट्रक्शंस। जनरल रावत, अच्छा एक बात जो अभी ये हेलीकॉप्टर के बारे में चल रही थी, सर मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि साहब वो पहाड़ से टकरा गया। अरे जो ये हेलीकॉप्टर है, ये करीब मीन सी लेवल से 2 किलोमीटर ऊपर तक उड़ सकता है, और जो नीलगिरी के वो पहाड़ है वो केवल 1 किलोमीटर तक के हैं। वेदर की बात भी मानने को जीजे सिंह साहब आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं जी। जी, अगर वेदर खराब होता तो ये उड़ान के लिए परमिशन ही नहीं मिलती। वेदर खराब होता तो परमिशन मिलती नहीं, और दूसरी बात, अगर वेदर ठीक था तो 15 किलोमीटर बाद इतनी जल्दी वेदर खराब भी नहीं होता। और तीसरी बात कि इसके अंदर जब एक्सीडेंट हुआ है, जब ये जला है, उसके बाद में क्योंकि वहां से नजदीक में रोड हेड नहीं था, उनको पैदल ले जाना पड़ा बॉडीज को, इसलिए टाइम लग गया, और इसीलिए शायद वेलिंगटन, हालांकि हॉस्पिटल अच्छा था, वहां पे उनका इलाज से पहले ही कुछ प्रॉब्लम आ गई। बिल्कुल। कर्नल कमांडर जीजे सिंह साहब, आप सर कुछ कहना चाह रहे थे बीच में?
मैं जो कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट सिर्फ कोई 5-6 मिनट पहले हुआ है और ये उस टाइम हुआ है जबकि जहाज जो हेलीकॉप्टर होता है वो अपनी डेसेंट उतरने की तैयारी में होता है। जैसे हम जब फ्लाइट को लेते हैं तो एक समय कैप्टन अनाउंस करता है कि अभी वो डेसेंट अपना शुरू कर रहा है, क्योंकि उसने नीचे भी आना है ना, तो इसलिए ये डेसेंट के अंदर हुआ है, उसकी नीचे उतरने की तैयारी में हुआ है। दूसरी बात ये कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये इतनी हाइट पे होता है कि जिस जगह पे इसने उतरना होता है अगर वो सिर्फ कोई 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर रह जाए तो वो जहां उतरना होता है वो दिखाई देना शुरू कर देती है, वो उस लैंडिंग साइट, क्योंकि उसने अपने जहाज को, अपने हेलीकॉप्टर को अलाइन करके नीचे उतरना होता है। तो क्या होता है कि जब वो नीचे उतरा है, पहाड़ी इलाका है, और कभी कभी क्या होता है कि जो मौसम जल्दबाजी में या एकदम खराब हो जाता है, कोई बादल आगे आ जाता है, तो उतरने के टाइम विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, जब उसको दिखाई नहीं देता। ऐसे में अगर कोई टेक्निकल ग्लिच होती है, जो मैं नहीं मानता, तो हेलीकॉप्टर जो है वो जिसे कहते हैं कि वो किसी पेड़ के ऊपर या किसी हिल टॉप के ऊपर टकरा सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि संभावना ये है कि कोई टेक्निकल ग्लिच जहां मौसम की वजह से पायलट्स के हाथ में कंट्रोल नहीं रहा। नहीं, बहुत मुमकिन है कि मौसम की वजह से या जो रीजन है, एरिया है, उसकी वजह से, क्योंकि बहुत कम चांसेस रहते हैं अगर आप हवा में हैं और उसके बाद जब तक नीचे सेफ लैंड नहीं हो जाते हैं तब तक बहुत चांसेस रहते हैं। मैं ब्रिगेडियर तरुण मदान जी आपके पास आना चाहूंगा। बहुत से आप लोगों ने कारनामे उनके गिनाए बिपिन रावत जी के। एक कारनामा किए, बिपिन रावत जी करगिल जंग में भी शामिल हुए थे जब करगिल से जंग हो रही थी, और इसके अलावा जब अभी हालिया दिनों पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया गया तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था सीडीएस बिपिन रावत जी का। जी जी, ऐसा है। मेरे कुलीग कर्नल त्यागी ऑलरेडी उनकी सारी जो विशेषताएं हैं वो ऑलरेडी गिनवा चुके हैं। तो एक बहुत अहम योगदान रहा है बिपिन रावत जी का, और वो पूरी फोर्स को मॉडर्नाइज करना चाहते थे। नया कंसेप्ट, जैसे उन्होंने बताया कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का, वो उन्होंने लॉन्च किया था। और जहां भी कहीं उन्हें कुछ दिखता था, मैं उसको कमी तो नहीं कहूंगा, जहां वो सुधार, इंप्रूवमेंट, कई बार उनसे पर्सनल इंटरेक्शन भी होता रहता था, तो उनकी यही हमेशा सोच रहती थी कि इस चीज को सुधार किया जाए और जहां जितना हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उसको हम करें। और वो पर्सनली हर चीज में इतना ज्यादा इन्वॉल्व होते थे कि मैं तो कहूंगा 24/7 उनके दिमाग में बस फौज ही थी कि कैसे हम इसको और सुधार कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, और कैसे हम अपने आप को एक इफेक्टिव और मोर पोटेंशियल डिफेंस फोर्स बना सकते हैं। बिल्कुल। मैं कर्नल टीपी त्यागी जी, कि पाकिस्तान के खिलाफ भी बहुत से अटेम्प्ट किए थे जनरल बिपिन रावत जी ने, और पाकिस्तान तो उनके नाम से ही एक तरह से थर्राता था, कांपता था। जी, ये ऑल आउट ऑपरेशन ही थी जिसके अंदर इतने आतंकियों का सफाया किया गया जो पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ये कहा था पाकिस्तान से कि आप भेजिए, आपका स्वागत है, आप आतंकी भेजिए, हम उनको 2 फीट गहरे गड्ढे में दबाने के लिए तैयार है जी, और हम तो 2.5 फ्रंट के ऊपर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ये तो 2 ही फ्रंट हुए, आधा ये आतंकी है, आधा वो फ्रंट है, तो एक नहीं। और ये तो सर्जिकल स्ट्राइक वाला पॉइंट में बता रहा हूँ, हमारे यहाँ एक किस्म की एक रेस्ट्रिक्शन थी कि ना 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 ना, आप लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस मत करना, जैसे ये कोई रिलीजियस रेखा हो। ये पहले टाइम सर्जिकल स्ट्राइक में हुआ है जब हमने लाइन ऑफ कंट्रोल को न केवल क्रॉस किया, उनके लॉन्चिंग पैड्स को तबाह किया 250 किलोमीटर लंबे एरिया में, और उसके बाद बगैर खरोच के वापस आए। कल्पना कीजिए कितनी बड़ी ट्रेनिंग रही हो। बहुत बड़े बड़े कारनामे जनरल बिपिन रावत जी ने अंजाम दिए हैं। मैं बहुत मुख्तसर में कमांडर जीजे सिंह साहब, जो जिस तरह के हादसे हुए और इससे पहले भी हमने देखे कि अक्सर आर्मी के मिग हेलीकॉप्टर्स की बात करें या दूसरे जो हेलीकॉप्टर, अक्सर इस तरह के हादसे हुआ करते हैं। यानी ये हादसा बताने के लिए काफी है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, अभी इस पर बहुत काम करने की जरूरत है।
जी जय सिंह साहब। ठीक है, ब्रिगेडियर तरुण मदान जी, यही सवाल सर आपसे, अगर आपने मेरी आवाज सुनी हुई। हाँ जी सर। हाँ जी, मैं एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा। देखिए, हमेशा किसी भी आर्मी का ये आगे की दिशा में कार्य करने का उद्देश्य होता है कि हमेशा मॉडर्नाइज और अपग्रेड करते रहें अपने आप को, जो आपकी पुरानी मशीनरी है उससे बाहर निकलें। और एक किस्सा मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा। जब जनरल बिपिन रावत दीमापुर में थे, कोर कमांडर थे जी, तो तब भी शायद चीता या चेतक हेलीकॉप्टर था, उसमें वो सवार हुए और जैसे ही वो हल्की सी हाइट गेन करी तभी वो हेलीकॉप्टर नीचे आया। बट क्योंकि वो हाइट जब 8 या 10 फुट की थी, कोई हानि नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ। और आप उस इंसान का जज्बा देखिए कि उन्होंने तुरंत वो हेलीकॉप्टर छोड़ा और उनको खरोंच भी नहीं आई और वो दूसरे हेलीकॉप्टर में सवार होकर अपने कार्य के लिए जिसके वो निकले थे वो निकल पड़े। तो बिल्कुल बहुत से कारनामे हैं जनरल बिपिन रावत की, अब वो हमारे दरमियान तो नहीं है, लेकिन अपने कारनामों की वजह से वो हमेशा याद रखे जाएंगे। और इसके अलावा हादसे की वजह क्या है, जांच पड़ताल के बाद हम यही उम्मीद करते हैं कि इस हादसे की सच्चाई भी सबके सामने आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। कमांडर जी जय सिंह साहब, ब्रिगेडियर तरुण मदान जी और कर्नल टीपी त्यागी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।